उसने सोने के मुख्तसर से जेवर पहन रखे थे। रंग खिलता हुआ था, माथे पर सुर्ख बिंदियां लगी थी। बहुत खूबसूरत नहीं थी मगर नए नक्श बड़े दिलकश थे। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई, जरा सा मुस्कुराकर मुझे प्रणाम किया और बड़ी साफ उर्दू में बोली, महाराज माफ कर दीजिए, आज असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं वैसे भी बहुत कम लोगों से मिलती हूँ। आप बैठिए, क्या पियेंगे? मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया और सिखों की तरह अपनी दाढ़ी पर 2-3 बार हाथ फेरा और कहा, दुर्गावती जी, आपके बारे में बिल्कुल ठीक सुना था। आप तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं और आपका इखलाक भी बहुत अच्छा है, वरना आप मिलने से इनकार भी कर सकती थी। मैं भी आपका गाना सुनने नहीं आया, बस आपके दर्शन करने दिल्ली से रेवाड़ी आया हूँ। आपकी इतनी तारीफ सुनी है कि मन आपके दर्शनों को मचलने लगा। चौकीदार दरवाजा बंद करके जा चुका था। दुर्गावती अपनी तारीफ से खुश हुई। उसने टेबल लैंप के करीब दपाई पर एक जानिब लगा हुआ बटन दबाया। मुझे कोठी के किसी कमरे से आती घंटी की दबी दबी सी आवाज सुनाई दी। दुर्गावती कहने लगी, सरदार जी महाराज, वो लोग खुद अच्छे लोग हैं जो मेरी तारीफ करते हैं। मैं तो सीधी सादी सी औरत हूँ। एक नौजवान खादिमा अंदर आई। उसने झुककर मुझे प्रणाम किया। दुर्गावती ने उससे चाय लाने को कहा, क्योंकि कमरे में थोड़ी थोड़ी ठंड थी। अगरचे रिवाड़ी में सर्दियों का मौसम इतना शदीद नहीं था जितना दिल्ली में था। मैंने दुर्गावती को बताया कि मेरा जालंधर के जमींदार घराने से ताल्लुक है। दिल्ली में हमारी 2 कोठियां हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में बीएससी किया हुआ है। दुर्गावती मेरी बातें कुछ तवज्जो और ज्यादा बेनियाजी से सुनती रही। लगता था वो मजबूरन वहां बैठी हुई है। खादिमा ट्रे में चाय और कुछ मिठाइयां लेकर आ गई। दुर्गावती ने खास पेशावराना अंदाज में चाय बनाकर मुझे पेश की। मैंने जेब से 100 रुपए के 10 नोट निकालकर दुर्गावती को पेश किए। दुर्गा जी, मेरी तरफ से ये छोटी सी श्रद्धांजलि स्वीकार करें। मैंने देखा कि दुर्गावती का चेहरा एकदम खिल उठा था। पहले जो उस पर बेजारी की एक कैफियत तारी थी वो बिल्कुल गायब हो गई थी। उसने नोट लेते हुए पेशावराना अंदाज से कहा, महाराज, इसकी क्या जरूरत थी? आज तो मेरे साजिंदे भी यहाँ नहीं है, आपको गाना भी ढंग से नहीं सुना सकूंगी। मैंने चाय का घूंट भर कर कहा, दुर्गा जी, हम सिर्फ आपका गाना सुनने थोड़ा ही आए हैं। हम तो सिर्फ आपके दर्शन करने आए हैं। गाना फिर सुन लेंगे, ऐसी क्या जल्दी है? मैं सिखों की तरह कभी अपने आप को मैं कहता और कभी उस इलाके के रिवाज के मुताबिक हम कहने लगता। कमरे में तवाइफों वाला माहौल नहीं था। लगता था कि गाने बजाने वाला कमरा कोई दूसरा है। वहां मुझे सिवाय नौकरानी के कोई दूसरी औरत या मर्द नजर नहीं आ रहा था। दुर्गावती अब बड़ी दिलचस्पी के साथ मेरी बातें सुन रही थी और खुद भी मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। 1000 रुपए ने बड़ा काम दिखाया था। तवाइफों के ताले सिर्फ रुपए की चाबी से खुलते हैं। दुर्गावती भी एक तवाइफ थी। अगरचे भारत के बड़े शहरों की तवाइफों के मुकाबले में इसका स्वभाव घरेलू औरतों जैसा था। कुछ देर बैठने के बाद मैं उठकर चलने लगा तो वो भी उठ खड़ी हुई। कहने लगी, महाराज, खाना खा कर जाइए। मैंने दुर्गावती के कंधे पर हाथ रखकर जरा सा दबाया और कहा, सोनियो, कल फिर आएंगे। दुर्गावती शर्मा गई। बोली, कल जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। वो दूसरे कमरे के दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई। मेरा ड्राइवर बरामदे के बाहर चौकीदार के पास स्टूल पर उसके साथ ही टिक कर बैठा हुआ था। मुझे देखकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। टैक्सी मेरे होटल की तरफ जा रही थी। ड्राइवर बड़ा खुश था क्योंकि मैंने दुर्गावती की बड़ी तारीफ की थी। मैं होटल के बाहर टैक्सी से उतरा तो ड्राइवर बोला, महाराज, कल किस वक्त आऊं? अब मुझे इस शख्स की जरूरत नहीं थी। मुझे इससे जो काम लेना था मैंने ले लिया था। मैंने कहा, कल आने की जरूरत नहीं, तुम परसों आ जाना, कल मैं आराम करूंगा। दूसरी रात मैं अकेला ही साइकिल रिक्शे में बैठकर दुर्गावती के घर पहुंच गया। उसने मेरी बड़ी आवभगत की। 2-3 आदमी पहले से वहां बैठे थे। मेरे आने पर दुर्गावती ने उन्हें रुखसत कर दिया। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई। ये कमरा छोटा था। कालीन पर चांदनी बिछी थी। गाँव तकिए लगे थे। उगालदान पड़े थे। एक सारंगी वाला और एक तबले वाला बैठा था। पूरा तवाइफों वाला माहौल था। मैं गाँव तकिए से टेक लगाकर बैठ गया। नौकरानी एक ट्रे में शराब की बोतल और 2 ग्लास लेकर आ गई। मैंने दुर्गावती से कहा, दुर्गावती, मैं शराब नहीं पीता, चाय मंगवा लें। वो मुझे हैरान होकर देखने लगी। ताज्जुब है, आप शराब नहीं पीते? कोई बात नहीं, मैं भी नहीं पीऊंगी। मैं भी आपके साथ चाय पीऊंगी। चाय के साथ बिस्किट और मिठाइयां भी थी। चाय पीते हुए दुर्गावती हारमोनियम सामने रखकर उसे तबले और सारंगी के साथ मिलाती रही। फिर उसने एक गजल छेड़ दी। उसकी आवाज आम तवाइफों जैसी थी। कोई खास बात नहीं थी। मैं उसे 100 रुपए वेलें देता रहा। साजिंदे भी हैरान हो रहे थे क्योंकि 100 रुपए की वेल अमीर से अमीर तमाशबीन भी कम ही देता है। मैंने 100 रुपए की एक वेल साजिंदों को भी दे दी। रात मैंने दुर्गावती के गाने पर 2000 रुपए लौटा दिए, मगर ये रुपए मेरी मजबूरी थी। मैं अपने कमांडो प्रोजेक्ट की बुनियादें उस्तवार कर रहा था। रात 1 बजे तक मैं दुर्गावती के घर से वापस होटल में आया। 4 दिनों में मैंने दुर्गावती पर इतने रुपए खर्च कर दिए कि वो मुझसे बेहद मुतासिर हुई और मेरा दम भरने लगी। अब हफ्ते का दिन आ गया। मुझे मालूम था कि हफ्ते की शाम गोरामगढ़ राजस्थान के खुफिया न्यूक्लियर प्लांट या एटमी रिएक्टर का डायरेक्टर सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी आने वाला है।
मैं जुम्मे की रात को उसके घर से निकलने लगा तो मैंने उसे कहा, दुर्गा जी, अब कल आपके फिर दर्शन होंगे। दुर्गावती ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़े इज्ज के साथ बोली, जसवंत जी, हमारी आपस में काफ़ी बेतकल्लुफी हो गई है। तवाइफों के यहाँ रुपए के हाथ लंबे होते हैं, वहाँ रुपया दरमियान के सारे हिजाबात उठा देता है और महीनों की मुसाफत चंद घंटों में तय हो जाती है। चुनाचे अब वो मुझे कभी महाराज और कभी सरदार जी, मोहब्बत के मूड में होती तो जसवंत जी कहकर पुकारने लगती। उसने कहा, जसवंत जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, कल मेरे एक मेहरबान और मिलने वाले आ रहे हैं, कल मैं आपसे नहीं मिल सकूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उससे मजीद बिल्कुल न पूछा कि उसका ये मेहरबान और पुराना दोस्त कौन है। पूछने की जरूरत नहीं थी, मुझे तो मालूम था कि सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी आ रहा है। मैंने दुर्गावती को अपने साथ लगा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, दुर्गा जी, कोई बात नहीं, मैं कल दिल्ली का एक चक्कर लगा लूंगा, कुछ रुपए भी तो लाने हैं। वो हंस दी। मैंने भी थोड़ा हंसकर उसके रुखसार को प्यार किया और 2-1 रोज बाद आने का कहकर वापस अपने होटल में आ गया। मैंने उसी वक्त सुबह दिल्ली जाने का प्रोग्राम तय कर लिया। इसकी वजह एक तो ये थी कि मेरे पास पैसे तकरीबन खत्म हो गए थे और अभी दुर्गावती प्रोजेक्ट पर थोड़ी सी मजीद सरमायाकारी की जरूरत थी। दूसरा, मैंने दुर्गावती से जो ये कह दिया था कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में बीए किया हुआ है, तो उसका मुझे एक जाली सर्टिफिकेट भी बनवाना था, क्योंकि आगे चलकर इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली थी। दिल्ली पहुंचकर मैंने गुल खान को उसके खास नंबर पर टेलीफोन किया और बताया कि मैं आ गया हूं और उसके निजामुद्दीन औलिया वाली आबादी के मकान पर जा रहा हूं। गुल खान ने कहा, मैं रात को भी आ सकूंगा। मैंने कहा, तो फिर प्रोफेसर जमशेद को भी साथ लेते आना, एक खास मामले में उनका मशवरा जरूरी है। गुल खान ने कहा कि वो प्रोफेसर को लेता आएगा। मैंने उसे फ़ोन पर भी मज़ार शरीफ वाले मेन गेट से थोड़ी दूर जो पब्लिक टेलीफोन बूथ था वहीं से किया था। मकान की चाबी हमने एक खास जगह छुपाई थी। मैंने वहां से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला और कमरे में आकर बैठ गया। अब मुझे वहां बैठकर रात होने का इंतजार था। दोपहर के वक्त बाहर जाकर एक होटल से खाना खाया। मैं चूंकि अपने असली हुलिये में नहीं था बल्कि सिख नौजवान के भेस में था, इसलिए मुझे ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत नहीं थी। खाना खाने के बाद मैं कमरे में लेट गया। मुझे नींद आ गई। कुछ 4-5 बजे मेरी आंख खुली। सर्दियों के दिन छोटे थे, जल्दी शाम पड़ गई, फिर रात हो गई। मैं कमरे के कोने में मोमबत्ती जलाकर बैठ गया। खिड़की का सिर्फ एक पट मैंने थोड़ा सा खोल रखा था ताकि बाहर की हालात से बाखबर रहूं। रात ज्यादा गहरी नहीं हुई थी कि गुल खान और प्रोफेसर जमशेद भी आ गए। गुल खान मेरे लिए खाना साथ लाया था। मैंने खाना खाते हुए उन्हें सारे वाकयात की तफसील बयान की। उस वक्त मैंने उन्हें अपने मंसूबे की पूरी तफसील बयान कर दी, लेकिन मैं ये तफसील यहाँ नहीं बताऊंगा। आप खुद जान लें कि मैंने राजस्थान रामगढ़ ज़ेर ज़मीन भारतीय एटमी रिएक्टर में दाखिल होने का क्या मंसूबा बनाया था। मैंने प्रोफेसर जमशेद से कहा कि मुझे जसवंत सिंह सोढ़ी का नाम का एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें यह दर्ज हो कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में बीएससी किया है। वो और गुल खान आपस में मशवरा करने लगे। गुल खान कहने लगा, ये सर्टिफिकेट तुम्हें कब तक चाहिए? मैंने अंदाज़ा लगाकर उससे बताया कि मुझे हफ्ता 10 दिन के बाद ये सर्टिफिकेट ज़रूर मिल जाना चाहिए। गुल खान कहने लगा, फिक्र न करो, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने उन्हें बताया कि मेरे कमांडो मिशन का मंसूबा बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। फिर गुल खान से कहा, जिस रोज मैं तुम्हें खत लिखूं उसके दूसरे दिन तुम खुद और अपने साथी को लेकर रिवाड़ी मेरे होटल पर पहुंच जाना, लेकिन होटल में रात के वक्त आना। मैंने उसे होटल का एड्रेस और कमरा नंबर लिखवा दिया था। वो कहने लगा, मैंने इसका पूरा इंतजाम कर लिया हुआ है, तुम्हारा खत मिलते ही हम दिल्ली से रिवाड़ी की तरफ चल पड़ेंगे। प्रोफेसर जमशेद ने पहले तो मुझे सिख के हुलिये में देखकर पहचाना नहीं था, फिर पहचान लिया और बोला, सरदार जी, तुम तो पूरे सिख बन गए हो। मैंने दिल्ली पुलिस के बारे में पूछा कि मेरे बारे में पुलिस की सरगर्मियां किस मकाम पर पहुंची हैं। गुल खान अपने सुराग रसां के जरिए उसके मुतालिक पूरी खबर रख रहा था। कहने लगा, ताज़ा इत्तला के मुताबिक तुम्हारी तस्वीर लखनऊ, कानपुर और पंजाब पुलिस को भी दे दी गई है। खुफिया पुलिस तुम्हारी तलाश में है, मगर उनका ख्याल है कि तुम पाकिस्तान वापस जा चुके हो। मैंने कहा, बस कुछ अरसे तक उन्हें इसी गलत फहमी में मुब्तला रहना चाहिए जब तक हमारा रामगढ़ एटमी रिएक्टर वाला मिशन मुकम्मल नहीं होता। मैं चाहता हूं कि पुलिस मेरे बारे में बिल्कुल लाइल्म रहे। गुल खान और प्रोफेसर जमशेद दूसरे दिन शाम को आने का कहकर चले गए थे। दूसरा दिन भी मैंने कुछ वक्त कमरे में सोकर और कुछ बाहर टहलते हुए गुजार दिया। शाम को वो दोनों फिर मेरे कमरे में आ गए। गुल खान को मैंने मजीद कुछ रुपयों के लिए कहा था, वो ये रुपए भी ले आया था। शुरू रात हमने मिलकर खाना खाया और मैं रिवाड़ी जाने के वहां से बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि अब मेरा वहां कोई काम नहीं था और हफ्ते का दिन बल्कि हफ्ते की रात गुजर चुकी थी, जो रात एटमी सेंटर के डायरेक्टर सरदार अर्जुन सोढ़ी ने दुर्गावती के यहाँ गुजारनी थी। मैं इतवार के रोज ही रिवाड़ी पहुंच गया। होटल के मैनेजर ने बताया कि इस दौरान मेरा टैक्सी ड्राइवर 2-3 बार आकर मेरा पूछ गया था। वो दोपहर मैंने होटल के कमरे में गुजार दी। शाम को उठा, नहा धोकर कपड़े बदले। सिखों वाली जो पगड़ी पहन रखी थी उससे मुझे थोड़ी उलझन हो रही थी।
अगरचे कोई बोझ नहीं था, मगर ऐसे महसूस होता था जैसे किसी ने मेरा सर जकड़ दिया हो। शाम को मेरा टैक्सी ड्राइवर आ गया। मैंने सोचा कि उसको हमेशा के लिए गालियां वगैरह देकर खुद से अलग कर देना चाहिए। फिर कुछ सोचकर मैंने इरादा बदल लिया। मैंने उसे कमरे में बुलाया। कहने लगा, महाराज आप दिल्ली में चले गए थे। मैं तो परेशान हो गया कि भगवान खैर करे। मैंने उसे गुस्से में आकर कहा, क्यों भाई, मैं दिल्ली क्यों नहीं जा सकता? और तुम परेशान क्यों हो गए? मैं तुम्हारे पैसे खाकर चला गया था। टैक्सी ड्राइवर ने फौरन हाथ जोड़ दिए और आजी से बोला, महाराज जी, मैं आपका नौकर जो हुआ, नौकरों को अपने मालिक की चिंता तो रहती है। आदमी चालाक था। मैंने उसे 20 रुपए दिए और कहा, चल मुझे गुरुद्वारे ले चल, माथा टेकना है। टैक्सी रेवाड़ी के गुरुद्वारे की तरफ जा रही थी। वो मुझसे दुर्गावती के बारे में पूछने लगा। मैंने कदरे बेतकल्लुफी से कहा, अच्छी औरत है, बस 2-1 बार गया हूँ। महाराज हुक्म करो, मैं कोई और चीज दिखा देता हूँ। मैंने उसे डांट कर कहा, बकवास न कर। वो चुप हो गया। गुरुद्वारा आ गया। मैंने अंदर जाकर गुरु ग्रंथ साहब के आगे हाथ जोड़े, प्रसाद लिया, गुरबानी का पाठ किया और वापस हुआ। इस दौरान मैं चारों तरफ माहौल का जायजा लेता रहा था और महतात रहा। गुरुद्वारे से बाहर निकलकर टैक्सी की तरफ बढ़ा तो वहां 2 पुलिस के सिपाही नजर आए। मैं जरा ऊंची आवाज में गुरबानी का पाठ करता टैक्सी में बैठ गया। पुलिस वालों ने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। उनके वैसे ही वहां ड्यूटी लगी हुई थी। सिख बन जाने यानी सिख नौजवान का रूप धार लेने से मुझे ये बड़ा फायदा हुआ था कि इस ख्याल से मेरे जहन पर जो तनाव था कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, वो काफी हद तक दूर हो गया था। इसके बावजूद मैं चारों तरफ से बाखबर रहता। होटल पहुंचकर मैंने टैक्सी ड्राइवर को ये कहकर चलता किया कि वो कल दिन में किसी वक्त आकर पता कर जाए कि मुझे कहीं जाना तो नहीं। वो प्रणाम करके चला गया। रात को मैं दुर्गावती के मकान पर जा पहुंचा। मेरी जेब में पूरे 1000 रुपए का नोट थे। मैंने भी खूब इत्र लगाया हुआ था। रिवाड़ी में ही मैंने उसके लिए इत्र की शीशी खरीदी थी। उसका मैंने दुर्गावती को तोहफा पेश किया तो वो बड़ी खुश हुई। वो बड़ी बनी सवरी थी और कोई सेठ किस्म का मोटा लाला उसके पास मुंह में पान चबा रहा था। दुर्गावती ने लाला जी को 2-3 बातें करके रुखसत कर दिया। मुझे लेकर दूसरे कमरे में आ गई। मेरे लिए फल और मिठाइयां आ गईं। चाय का दौर चलने लगा। दुर्गावती ने मुझे 2-3 ठुमरियां सुनाई। मैंने 1000 रुपया उस पर निछावर कर दिया। अब मैं हर रात उसके पास जाता, उसका गाना सुनता और 1000-1200 रुपये उस पर निछावर करके वापस आ जाता। इस तरह 6 दिन गुजर गए। फिर हफ्ते की रात आ गई। दुर्गावती ने मुझसे माजरत की कि कल रात मैं मसरूफ हूँ। कल हफ्ते की रात है। मेरे मेहरबान और पुराने मिलने वाले आ रहे हैं। हफ्ते की रात आपको तो मालूम ही है, वो मेरे पास गुजारते हैं। कल की रात के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने दुर्गावती से कहा, बादशाह फिक्र की कौन सी बात है, ठीक है, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारे तो बहुत चाहने वाले होंगे। चलो मैं भी दिल्ली अपने माता पिता से मिल के आता हूँ। इतवार तक वापस आ जाऊंगा। मैं उसी रात को सुबह एक बार फिर दिल्ली पहुंच गया। इस बार मैं जानबूझकर बस में गया कि वहां लोगों की नजरों में ना आ जाऊं, क्योंकि रेवाड़ी छोटा शहर था और मैं बस से दिल्ली रवाना होते हुए लोगों की नजरों में आ सकता था। मैंने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली आ गया। आते ही गुल खान को फोन किया। उसने ये अच्छी खबर सुनाई कि मेरा BSc का सर्टिफिकेट तैयार हो गया है। मैंने गुल खान से कहा, तुम दोपहर को ही मेरे पास आ जाओ, रात होने का इंतजार न करो। वो दोपहर को मेरे पास आया और साथ में खाना और चाय वगैरह भी लेता आया। उसने मुझे सर्टिफिकेट दिया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का BSc का सर्टिफिकेट था। ऐसी उम्दा नकल तैयार की कि हूबहू असली लगती थी। यूनिवर्सिटी की मोहरें भी लगी हुई थी और उस जमाने में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चांसलर था उसके पक्के दस्तखत मौजूद थे। सर्टिफिकेट पर यह भी लिखा हुआ था कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स के मजमून में BSc दर्जा अव्वल में पास किया है। गुल खान कहने लगा, मैंने इसकी एक फोटोकॉपी करवा कर अपने पास रख ली है, तुम असली सर्टिफिकेट ले जाओ। वैसे अगर ये गुम हो जाए तो दूसरा जाली सर्टिफिकेट भी तैयार हो सकता है। मैंने गुल खान से कहा, गुल भाई, अब कमांडो एक्शन का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जाने के दूसरे दिन अपने खास आदमी को लेकर रात के वक्त मेरे होटल रेवाड़ी पहुंच जाओ। अपने साथ पिस्तौल और एक बड़ा चाकू लाना मत भूलना। पिस्तौल तुम्हारे पास रहेगा और चाकू दूसरे आदमी के पास। हमने एक बार फिर अपने मंसूबे की सारी तफसील को दोहराया और मैंने उसे अच्छी तरह से ज़हन नशीन करवा दिया कि उन लोगों को किस तरह गुंडों का किरदार अदा करना होगा। गुल खान बोला, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, हम परसों रात तुम्हारे पास होंगे। वो दिन और उसका अगला दिन मैंने दिल्ली में उसी मकान में गुजारा और दूसरे दिन की रात को वापस रेवाड़ी आ गया। उससे अगली रात गुल खान भी अपने साथी को लेकर मेरे होटल का पता मालूम करके मेरे पास पहुंच गया। उसके साथ एक बॉडी बिल्डर टाइप का नौजवान था जो अपने ग्रुप का ही बाएतमाद नौजवान था। वो कश्मीर के महाज पर भी लड़ चुका था और बकौल उसके उसने कई डोगरा फौजियों को हलाक किया था। दोनों पतलून कमीज में थे और बंद गले की ऊनी जर्सियां पहनी हुई थीं। रेवाड़ी में दिन के वक्त इतनी ठंड नहीं पड़ती थी, मगर रात को सर्दी हो जाती थी। हमने रात का खाना इकट्ठे ही खाया। उसके बाद दोनों ही चले गए। वो स्टेशन के पास किसी होटल में ठहरे हुए थे। दूसरे दिन रात को मुझे अपने कमांडो मंसूबे के पहले मरहले पर अमल शुरू करना था। मैं रात की बजाय शाम को ही दुर्गावती के मकान पर चला गया। 1 घंटा उसका गाना सुना, उस पर कुछ रुपए निछावर किए और बोला, दुर्गा जी, आज किसी सिनेमा में जाकर फिल्म देखी जाए, बड़ा दिल चाह रहा है। वो जरा सोचने लगी तो मैंने कहा, बस इनकार न करना दुर्गा जी, मेरा दिल टूट जाएगा।